नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। इस बुलेटिन में हम आपको दिन की 4 बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। आपको बता दें कि जिसमें पहली बड़ी खबर सोनीपत से है जो सीएम मनोहर लाल की यात्रा से जुड़ी हुई है। दूसरी बड़ी खबर फरीदाबाद से है जहां पर फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड मेले का आज तीसरा दिन है। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं, ये फरीदाबाद से है जहां दुर्गा कॉलोनी इलाके में दबंग ने दलित शख्स को प्लास्टिक के पाइपों से बुरी तरीके से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। तो वहीं अब चौथी बड़ी खबर के बारे में बताएं, ये सोनीपत से है जहां पीपली टोल प्लाजा के पास किसानों ने महापंचायत की है। तो दिन की 4 बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पानीपत में सीएम मनोहर लाल की कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे, मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं। और दूसरी बड़ी खबर के बारे में आपको बताते हैं, सूरजकुंड मेले का आज तीसरा दिन। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर के बारे में आपको बताया दबंगों की किस कदर हौसले बुलंद है, ये खबरों को देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं। बुरी तरीके से एक युवक को पीटा गया प्लास्टिक से, इस कदर युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया है कि आप तस्वीरों को देखकर खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि यह भी कहा गया कि जब युवक पुलिस चौकी पहुंचा, मामले में कार्रवाई करवाने को लेकर बात कही तो पुलिस की तरफ से भी सहयोग नहीं मिला। दबंगों की दादागिरी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। दबंगों ने युवक को बुरी तरीके से पीटा, प्लास्टिक के पाइप से युवक को बेरहमी से पीटा गया है। चौथी बड़ी खबर के बारे में बताते हैं, किसानों की महापंचायत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किसानों ने एक बार फिर से महापंचायत की है। दिन की 4 बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पानीपत में सीएम मनोहर लाल एक कार्यक्रम में पहुंचे, मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम ने यहां पर शिरकत की है। तो वहीं सूरजकुंड मेले में लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि मेले में लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है। हरियाणा के साथ पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की भी यहां पर संस्कृति देखी जा सकती है। काफी संख्या में लोग यहां जुट रहे हैं। तो इस बीच पानीपत से एक बड़ी खबर बता दें, खुराना गांव दौरे पर सीएम मनोहर लाल। बड़ी जानकारी, जगत गुरु ब्रह्मानंद गौशाला का वार्षिक उत्सव, मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम मनोहर लाल शामिल हुए हैं। साथ ही पानीपत खुराना गांव दौरे पर है सीएम मनोहर लाल। जगत गुरु ब्रह्मानंद गौशाला का आज उत्सव है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। हम आपको ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब सीएम मनोहर लाल यहां पहुंचे थे। खुराना गांव के दौरे पर हैं सीएम मनोहर लाल। तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड मेले का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार 3 फरवरी 2023 को 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया। बता दें कि सूरजकुंड मेला 19 फरवरी तक चलेगा। सूरजकुंड मेले के उद्घाटन समारोह में उपराष्ट्रपति के साथ कई देशों के राजदूत समेत कई वीवीआईपी भी शामिल हुए हैं। और साथ ही इस बार सूरजकुंड मेले में शंघाई कॉरपोरेशन से जुड़े देशों को पार्टनर नेशन बनाया गया है। साथ ही जबकि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य इसमें थीम स्टेट हैं। सूरजकुंड मेले को लेकर हरियाणा के अलावा दिल्ली एनसीआर के लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही हजारों की संख्या में लोग सूरजकुंड मेले में पहुंच रहे हैं और मेला देखने के लिए फरीदाबाद यहां लोग पहुंच रहे हैं। मेले में दूर दराज से आए पर्यटकों में नाराजगी भी देखने को मिली। पर्यटकों के मुताबिक वो चौपाल पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम का लगभग 2 घंटे से अपने परिवार के साथ इंतजार करते रहे। लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी सरकार में भी मेले में वीआईपी कल्चर देखने को मिल रहा है। वीआईपी गेस्ट के ना आने के चलते चौपाल पर होने वाला कार्यक्रम लगभग 2 घंटे तक लेट हुआ। तो कई शिकायतें भी फरीदाबाद में लोगों की तरफ से आई। इस मेले में काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको सूरजकुंड मेले की दिखा रहे हैं। 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि लोगों की तरफ से यह भी कहा गया कि जब वो चौपाल में कार्यक्रम को देखने के लिए गए थे तो वो 2 घंटे तक लेट था।
सुमन है। सुमन जी, और मैं सुबह से इस प्रोग्राम का वेट कर रहा था कि टेट्सो सिस्टर्स का प्रोग्राम होगा। मैं 2 घंटे से चौपाल में बैठा हुआ हूँ। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हम वीआईपी कल्चर को प्रमोट नहीं करना है, हमारी हरियाणा गवर्नमेंट भी कहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहती है। अदरवाइज 6:30 का प्रोग्राम था, 7:30 हो गए हैं सिर्फ वीआईपी कल्चर की वजह से कि अभी तक हमारे चीफ गेस्ट नहीं आए हैं। ये लोग पब्लिक के टाइम को कोई टाइम नहीं समझ रहे हैं। पब्लिक इतनी यहाँ से आ रही है, 2-2 घंटे वेट करके जाई जा रही है, लेकिन उसके टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। मेला भी पब्लिक के लिए है। मेला भी पब्लिक के लिए है। ये सब कुछ हमने फीस दे के आए हैं, वो लोग तो फ्री में भी आए होंगे। ये इन्होंने बोला था 6 बजे से चालू होगा, हम 5 बजे से वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ जी। तो बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट कितना हो गया, अभी 7:15 हो गए जी। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश के पास चलते हैं, सूरज कनवोले में वो पहुंच चुके हैं। दुर्गेश, उनके पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ नजारा है। दुर्गेश, अंतर्राष्ट्रीय मेले में आप पहुंच चुके हैं, क्या तस्वीरें हैं? सुरभि, आपको बता दूं कि यहाँ पर सूरज मेले में वीकेंड है और काफी संख्या में दर्शक हैं, काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और प्रशासन ने भी चाक चौबंद पूरा इंतजाम किया, सुरक्षा के भी इंतजाम चप्पे चप्पे पर किए गए हैं। और आपको ये बता दूं कि लोग खुलकर लुत्फ ले रहे हैं मेले का और तमाम तरीके की जो कल्चरल एक्टिविटीज है, तमाम हस्तशिल्प के जो सामान है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और सुरभि, आपको बता दूं कि ये मेला 1987 में सबसे पहली बार शुरू हुआ था, छोटे लेवल से शुरू होकर मेला आज इंटरनेशनल लेवल का एक तरीके से कहे तो सबसे बड़ा शहरी मेला बन चुका है ये। बिल्कुल। और इस बार मेले की सबसे खास बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट इसमें थीम स्टेट है और चौपाल में थीम स्टेट की जो भी कल्चरल एक्टिविटीज हैं उनको दिखाने की विशेष व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही जो भी पार्टनर कंट्री है, आपको बता दूं कि इस बार लगभग 45 देशों के कलाकार इस मेले में अपना हुनर दिखा रहे हैं, अपना जलवा दिखा रहे हैं। आपको बता दें सुरभि की यहाँ पर चौपाल पर जो पार्टनर कंट्री हैं उनके लिए भी, उनकी भी संस्कृति को दिखाने के लिए, उनके कला को दिखाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बिल्कुल। दुर्गेश, एक बात और, क्योंकि यहाँ हरियाणवी संस्कृति के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति है लोग उसे समझ सकते हैं। क्या नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति होती है, शायद लोगों को आज के दिन यहाँ पे समझना कहीं ना कहीं काफी आसानी भी होगी इसे समझने में। तस्वीरें क्या है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से पर मौजूद हैं, लोगों से आप बातचीत कर रहे होंगे, तो क्या कुछ वहां आपने जाके समझा अभी तक? सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का एक ऐसा अहम हिस्सा है, तो यूं कहूं कि जो हम ये मेन जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं या वेस्टर्न यूपी के लोग हैं, जो हमेशा एक ये जो विशेष शहरी वर्ग है इधर का, वो नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल अनजान रहता है। वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति को इस मेले में देखने को मिल रहा है। सुरभि, एक चीज और मेरे साथ यहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद से संजय गुप्ता भी हैं। संजय जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दुर्गेश, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों का सूरजकुंड मेले में स्वागत करता हूं, क्योंकि जब से कोरोना काल शुरू हुआ था तो लगातार 2 साल ये मेला नहीं शुरू हो पाया था। उसके बाद जो पिछला वर्ष गया है, जब कोरोना काल में ही जब कोरोना की थोड़े से प्रतिबंध हटे, जब इस मेले को शुरू किया गया तो दर्शकों की जो भीड़ थी यहाँ पर उमड़ पड़ी थी। उसको लेकर जो मेला प्रबंधन है वो पूरी तरह उत्साहित था और इस बार जो मेले की तैयारियां की गई है वो विशेष की गई है। जैसा कि आपने बता दिया कि 45 यहाँ पर कंट्री पार्टनर जो है यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जैसा कि आपने बताया कि उनकी जो संस्कृति है उनसे हम लोग थोड़े अनजान हैं, उनको अपनी संस्कृति, अपना हुनर दिखाने का मौका लगेगा। लोग जान सकेंगे कि वो लोग किस तरीके से वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरीके का हुनर अपनाते हैं। तो वो संस्कृति सब यहाँ पर दिखाई जाएगी, कला का प्रदर्शन किया जाएगा। इंटरनेशनल कलाकार भी यहाँ पर मेले में अपना प्रदर्शन करेंगे। एक दूसरी एक बात और बताना चाहूंगा कि कई सालों से यहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी जहाँ पर झूला टूट गया था। उसके बाद यहाँ पर झूलों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। बच्चे जो थे वो मनोरंजन नहीं कर पाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार प्रशासन ने पूरी तरह एक कमेटी बनाई है जो झूलों का रोज निरीक्षण करती है। उनके पेचों को इंजीनियर उसमें शामिल हैं जी, वो लगातार उनको चेक करने के बाद में झूलों को शुरू करने की अनुमति देते हैं, जिससे बच्चे इस मेले में आनंद उठाने का मौका पा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि हमारे जो चीफ बता रहे थे किस तरीके की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है प्रशासन की ओर से और तमाम सुविधाओं का ध्यान भी रखा जा रहा है। और आपको बता दें कि अरावली की पहाड़ी पर एक पूरा मेला लगा है, अरावली वादियों में, और धीरे धीरे गर्मी का सीजन भी शुरू हो रहा है। तो देख सकते हैं पीछे से अभी दर्शक निकले हैं, में बैठ के घूम रहे हैं और आप देखिए इधर कैमरे में जब देखिए किस तरीके से लोग मेले का लुत्फ ले रहे हैं, आ जा रहे हैं लोग। और ये
पोल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए फव्वारे भी लगाए गए हैं कि लोग को यहाँ दिक्कत ना हो। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम किया गया प्रशासन की ओर से। फव्वारे से पानी, लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है कि किसी भी तरीके की परेशानी ना हो लोगों को। अरावली की वादियां है और रेतीला इलाका है और पुल काफी ऊंचा है यहाँ पर। इसके लिए भी प्रशासन ने काफी चाक चौबंद इंतजाम किया है। अब तक के सामने हमारे सूरजकुंड थाना भी है और यहाँ पर तमाम की व्यवस्था किए गए हैं। तमाम चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन ने किया है। देख सकते हैं तमाम मेले में आ रहे हैं और मेले का लुत्फ ले रहे हैं। बिल्कुल दुर्गेश, एक बात और यहाँ पर कि प्रशासन ये चाहता है कि जो लोग अपने प्राइवेट कन्वेंस से आते हैं, जाहिर सी बात है अगर वो लोग अपने गाड़ियों से आएंगे तो जाम की स्थिति पैदा होगी, परेशानी होगी, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी फिर चुनौतीपूर्ण चीजें हो सकती है। तो ऐसे में बसों की व्यवस्था की गई है क्योंकि आप पहुंच चुके हैं। तो क्या आपने देखा कि जो वाकई में प्रशासन की तरफ से बसों की व्यवस्था की गई है तो लोग बसों में ज्यादा आना खुद सहूलियत समझ रहे हैं या फिर वो अपने प्राइवेट कन्वेंस से ही आ रहे हैं? तो भी आपको बता दूं कि लोग दोनों तरीके के कन्वेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेले में पार्किंग को लेकर भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पार्किंग के लिए भी विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। आप लगातार देख रही होंगे, हम मेले के बाहर खड़े हैं तो यहाँ पर लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है और लोग मेले का लुत्फ लेने के लिए आ जा रहे हैं। और आप देख ही सकते हैं सामने से प्रशासन की भी गाड़ियां लगातार गुजर रही हैं। चप्पे चप्पे पर प्रशासन ने नजर रखा हुआ है और लगातार यहाँ पर हर तरीके की ऐसी बंदोबस्त प्रशासन की ओर से भी की गई है कि कोई अप्रिय घटना ना हो सके, इसके लिए भी पूरा इंतजाम किया गया है। बिल्कुल दुर्गेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की और फरीदाबाद की दुर्गा कॉलोनी इलाके में दबंग पड़ोसियों ने पड़ोसी दलित शख्स को प्लास्टिक के पाइपों से बुरी तरीके से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। घटना 3 फरवरी की रात की बताई जा रही है। पीड़ित युवक का आरोप है कि जैसे तैसे वो उनसे बचकर पुलिस चौकी तक पहुंचा लेकिन पुलिस ने भी उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, पीड़ित का यह भी आरोप है कि वो MLR कटवाने के लिए सिविल अस्पताल बादशाह खान में 4 फरवरी की दोपहर 3 बजे से लेकर रात तक डॉक्टरों के चक्कर भी काटता रहा। तब जाकर जब मीडिया को इस बात का पता चला, मीडिया ने हस्तक्षेप किया और फिर देर रात उसकी MLR काटी गई। पीड़ित दलित युवक अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। भाई के साथ मैं आया हूँ बेलदारी करके तो मेरे भाई को लोग 3 आदमी मिलके मार रहे हैं। तो हमने कहा हम जाएंगे सर, हमको भी मारेंगे जब ऐसा मार रहे हैं सर। उत्तर आप भाई को छुड़ा नहीं पाए? छुड़ा का वहाँ पब्लिक बहुत सर, उनके सब आदमी सब आउट उन्हीं की तरफ बोल रही, मेरे तब कोई बोलने वाला नहीं सर। हम क्या करेंगे अकेले? मतलब आप भाई को छुड़ा नहीं पाए उनसे? वहाँ कहाँ जाएंगे, हमको मौका ही नहीं दे रहे जाने का वहाँ से। तो आपको डर था आपको भी मारते? हाँ हमको भी मारते सर। फिर चौकी में गए थे आप? चौकी में हम सर गए भी नहीं है। क्यों नहीं गए? हम गए नहीं कि भाई मेरे को यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। अब जब झगड़ा के बाद जब यहाँ मेडिकल कराने के लिए आए हो तो चौकी में गए थे क्या? नहीं हम नहीं गए सर। अभी तक नहीं गए चौकी में? जाने ही नहीं दिया। मतलब पुलिस चौकी में नहीं जान दिया आपको? नहीं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता जुड़ गए हैं। संजय, क्या अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई हो पाई है? ताजा अपडेट बताएं। जो बदमाश हैं, जो अपराधी हैं, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। देखिए ये मामला 3 तारीख का है। 3 तारीख के बाद जब पीड़ित जो युवक हैं, जिनके साथ पिटाई होती है, जिनके साथ में ये घटना घटती है, वो लगातार पुलिस थाने के चक्कर लगा रहे थे। वो लगातार MLR कटवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ना तो उनकी MLR काटी जा रही थी, ना पुलिस प्रशासन उनकी सुन रहा था। फरीदाबाद में देखिए जो अपराधी हैं उनके हौसले बिल्कुल बुलंद होते जा रहे हैं। वो लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसके बाद जो पीड़ित हैं वो पुलिस के चक्कर लगाते रहते हैं, बावजूद इसके पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन जब से ये घटना मीडिया के संज्ञान में आई है, मीडिया ने खबरें दिखाना शुरू की है, उसके बाद से ही पुलिस लगातार बात कर रही है कि हम अपराधियों को जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। लेकिन
फिर भी सवाल ये उठता है कि ऐसे अपराधी कब तक खुले में घूमते रहेंगे, कब तक पुलिस प्रशासन जो पीड़ित है उनको आश्वासन देता रहेगा, क्यों इन बदमाशों के दिमाग में पुलिस का खौफ नहीं है, यह सब सोचने की बात है। बिल्कुल। संजय, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है? क्योंकि पहले तो पुलिस मामले में कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होती है, जब मीडिया हस्तक्षेप करता है तब कहीं कार्रवाई की बात भी सामने आती है। कुल कितने लोग हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है? बिल्कुल, देखिए, जो पीड़ित युवक है वो लगातार बात कह रहा है कि जो जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की है ये 5 से 6 लोग थे। उन्होंने शिकायत में भी 5-6 लोगों का जिक्र किया है, लेकिन अगर अभी हम एफआईआर की बात करें तो अभी तक एफआईआर नहीं हुई थी। पुलिस लगातार कह रही थी कि पहले हम जांच करेंगे, उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। तो उसमें जो पीड़ित द्वारा शिकायत दी गई है उसमें 5-6 व्यक्तियों का नाम लिया गया है और अन्य का भी जिक्र किया गया है। तो अभी आज या सुबह ये क्लियर हो पाएगा कि एफआईआर में कितने लोगों के नाम दर्ज हैं और कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा सका। बिल्कुल संजय, इस बीच आपकी पीड़ित पक्ष से भी जाहिर सी बात है कि उनसे आपकी बात हुई होगी, तो क्या उनकी बातचीत में सामने निकल कर आया किस लिए इन दबंगों ने उनकी पिटाई की थी, क्या वजह थी? जी बिल्कुल, देखिए, ये जो दबंग टाइप के युवक थे ये लगातार जो गली मोहल्ले हैं उनमें लगातार शराब पी के या बात करें हम सूखा नशा करके बदमाशी करते घूमते थे। जब इन युवकों ने उनको टोकने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, उनके भाई ने उनको समझाया तो जिस समय ये घटना हुई उसका भाई भी मौजूद था। हालांकि वहां पर और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे जिन्होंने उन पीड़ित युवक को उन बदमाशों से, जो बदमाशों उनके साथ मारपीट कर रहे थे, उनसे बचाने की थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उनको धमकी दी, अगर आप बीच में आओगे तो आपका हश्र भी ऐसा ही होगा। तो कहीं ना कहीं जो बदमाश हैं वो उस एरिया में इतने बड़े लेवल पर सक्रिय हैं, उनकी बदमाशी के आगे कोई शिकायत नहीं करता है, और शिकायत करता है तो एफआईआर दर्ज नहीं होती, एमएलआर नहीं काटी जाती। लेकिन जब मीडिया का हस्तक्षेप होता है तब जाकर कहीं थोड़ी बहुत कार्रवाई की पीड़ित युवकों को उम्मीद बनी है। बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रुक करते हैं अब अगली अहम खबर की ओर। सोनीपत में पीपली टोल प्लाजा के पास आज किसान महापंचायत हो रही है। आपको बता दें कि भारतीय किसान नौजवान यूनियन के अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाड ने कहा है कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ किसान एकजुट हो रहे हैं। किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पीपली टोल प्लाजा के पास किसान महापंचायत में किसानों की अनदेखी और आगामी रणनीति तैयार भी की जाएगी। वहीं किसानों ने 2 मुख्य मांगे भी रखी है, जिसमें पहली ये है कि केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा देकर 2 एकड़ तक की जमीन का रेट दोगुना किया जाए। साथ ही दूसरी अहम मांग ये है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार किसानों को कलेक्टर रेट का 4 गुना मुआवजा भी दिया जाए। ये किसानों की अहम 2 मुख्य मांगे हैं। और सोनीपत में महापंचायत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीपली टोल प्लाजा के पास महापंचायत का आयोजन, काफी संख्या में किसान मौजूद हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जमीन के उचित मुआवजे को लेकर किसानों ने महापंचायत की 2 मुख्य मांगे भी इस बीच किसानों के द्वारा रखी गई। केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा देने को लेकर किसानों की महापंचायत, जमीन के उचित मुआवजे की मांग भी किसानों के द्वारा की गई है और सोनीपत में किसानों ने महापंचायत की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सोनीपत से हमारे साथ ग्राउंड जीरो से संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, महापंचायत में 2 अहम मांगों का जिक्र हुआ है महापंचायत के दौरान की क्या तस्वीरें हैं, क्या ताजा अपडेट है, बताएं। लाजपत, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद किसी तकनीकी समस्या के कारण उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप ये तस्वीरें सोनीपत से देख रहे हैं। केएमपी को नेशनल हाईवे को लेकर ये मांग की जा रही है। सोनीपत से ये तस्वीरें पीपली टोल प्लाजा के पास महापंचायत 2 अहम मांगे भी रखी गई। एक बार फिर से हम लाजपत से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। लाजपत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी लाजपत, जानना चाहेंगे महापंचायत में 2 मुख्य मांगे हैं किसानों की, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, आपने लगातार वहां पर जो मौजूद किसान हैं उनसे बात भी की होगी, ताजा अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, देख सकते हैं आप किसानों की महापंचायत अभी आयोजन जो जारी है। आप बिल्कुल तस्वीरों में यहाँ पर किसान जो हैं वो एकजुट बैठकर अपनी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ किसानों की उचित मुआवजे की मांग है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण लगातार देखने को मिल रहा है। किसान
अपनी मांग को लेकर लगातार बैठे हुए और महापंचायत का आयोजन लगातार देखने को मिल रहा है, जहाँ किसान धरती पुत्र अन्नदाता है वो लगातार अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है। और 2024 का जो चुनाव है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को अपनी गले की घास बनाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी पार्टी लगातार अपनी मनमानी कर रही है। देश का विकास जरूरी है, लेकिन किसान जो धरती पुत्र अन्नदाता है उसको भी मनाना जरूरी है। इसलिए कहीं ना कहीं जो धरती पुत्र उसको एक ही बात है कि हमारे जो मुआवजे की बात है उस मुआवजे पर चर्चा करें, किसान के साथ बैठक करें, बातचीत करें, ताकि इस तरह का समाधान जो है लगातार देखने को मिल रहा है। और किसान जो है वो एक ही बात पर रखा हुआ है कि हमारी जो जमीन अभी ग्रांट की जा रही है उसको लेकर उचित मुआवजे की बात सामने आ रही है। बिल्कुल लाजपत, ये महापंचायत कब तक चलने वाली है, कितना और समय लगेगा? महापंचायत लगातार जारी है। मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं, जहाँ मुक्त बड़े किसान जो है वो कमरे में बैठे हुए हैं और कमरे जो सामने है कमरे में किसान जो बड़े चाह रहे हैं वो कमरे में बड़ा कमरे के अंदर जो है वो 20 किसान अंदर बैठे हुए हैं और पंचायत जारी थी, लेकिन इस कमरे के अंदर जो 20 पंचायत के जो मुख्य चेहरे हैं वो इस कमरे में बैठे हुए और बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि जैसे नीति और नियत जो लगातार देखने को मिले, भाजपा जो नीति है वो भूमि अधिग्रहण को लेकर लंबे समय से किसानों की जो खींचातानी देखने को मिल रही है और कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल लाजपत, अगर हम सुरक्षा को लेकर बात कर लें तो सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन की बात करें तो हमें कोई भी प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ खुफिया विभाग के व्यक्ति जो है सिविल वर्दी में उनकी जरूर पहली नजर है, वो यहाँ पर जरूर मौजूद है। किसानों के बीच जो है बिल्कुल जरूर है, वो सरकार तक बात जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का व्यक्ति जो वर्दी में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन किसानों की जो पंचायत है, मैं मेरे सहयोगी को दिखा दूं कि जो पिपली खरखौदा के अंदर जो टोल पड़ता है उस टोल के बिल्कुल साथ में ही किसानों की तो महापंचायत जारी है और टोल के साथ में किसान बैठे हुए हैं। एक तरफ का जो रोड है वो बिल्कुल लाजपत, आप किसानों के बीच भी गए होंगे, आपने उनसे बात भी की होगी, उन मांगों को लेकर और भी क्या कुछ कहना था किसानों का? किसानों का साफ कहना है कि उनसे बातचीत करें, बैठकर समाधान हो गए, जमीन जो है वो इस्तेमाल होनी है और की मांग देखने को मिल रही है। जो किसानों को सरकारी बैठकर बात करें ताकि किसानों का समाधान हो पाए। बिल्कुल लाजपत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोनीपत में किसानों की महापंचायत चल रही है। महापंचायत के दौरान में किसानों ने 2 मुख्य मांगे भी रखी। फिलहाल दिन की 4 बड़ी खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।